नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे आर्ट मूवमेंट की दुनिया में चलते हैं जिसने रोजमर्रा की चीजों को मतलब बिल्कुल आम चीजों को हाई आर्ट बना दिया और आर्ट की दुनिया को ना हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉप आर्ट की। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए क्या होता है जब हमारी रोज की जिंदगी की चीजें जैसे कोई एड, सूप का कैन या फिर कॉमिक बुक अचानक से फाइन आर्ट का दर्जा पा लेती हैं। जैसे इसको देखिए, क्या ये आर्ट है? ये एंडी वॉरहॉल का मशहूर कैम्बल सूप कैन्स है क्या? बस एक सुपरमार्केट में मिलने वाला सूप का कैन जिसे एक के बाद एक बार बार दोहराया गया है। तो अच्छा, तो फिर क्या ये आर्ट है? एक कॉमिक बुक का एक छोटा सा हिस्सा, एक पैनल जिसे रॉय लिचनस्टीन ने एक बहुत बड़े कैनवस पर पेंट कर दिया। बस यहीं से पॉप आर्ट पर बहस छिड़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि पॉप आर्ट ने ये जो फाइन आर्ट का कॉन्सेप्ट था, इसकी पारंपरिक सोच को चैलेंज कैसे किया। तो आखिर ये पॉप आर्ट है क्या? देखिए, ये एक ऐसा आर्ट मूवमेंट था जिसने पॉपुलर कल्चर मतलब हमारी रोजमर्रा की कल्चर की इमेजेस जैसे एड्स, कॉमिक्स, इन सबको अपनी आर्ट में शामिल किया और अक्सर एक तरह के व्यंग्य के साथ फाइन आर्ट के जो पुराने तौर तरीके थे उनको सीधी टक्कर दी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पॉप आर्ट ना अपने आप में पैदा नहीं हुआ। ये उस दौर के सबसे बड़े आर्ट स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन था। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में क्या था? कलाकारों की अपनी गहरी पर्सनल फीलिंग्स, बड़े बड़े बिखरे हुए ब्रश स्ट्रोक्स। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया बदल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक तेजी थी, कंज्यूमर कल्चर बढ़ रहा था। तो पॉप आर्टिस्ट को लगा कि भाई आर्ट को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा, आर्ट सिर्फ अंदर की भावनाओं के बारे में क्यों हो? आर्ट को बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, ये चमकदार, कमर्शियल, मास प्रोड्यूस्ड दुनिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक हैरानी की बात है। हम पॉप आर्ट को अमेरिका से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन इसका जन्म वहाँ नहीं हुआ था। इसका जन्म हुआ था पोस्ट वॉर ब्रिटेन में। इसकी शुरुआत 1947 में ही हो गई थी जब एडवार्डो पाउलोज़ी के एक कोलाज में पहली बार पॉप शब्द दिखाई दिया। फिर 1952 में लंदन में बना द इंडिपेंडेंट ग्रुप जो अमेरिकन पॉप कल्चर पर बात करता था। और फिर आया साल 1956 जब रिचर्ड हैमिल्टन ने ये आइकॉनिक कोलाज बनाया जिससे कई लोग पहला असली पॉप आर्ट वर्क मानते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में जो शुरुआती पॉप आर्ट था वो थोड़ा एकेडमिक था। मतलब वो लोग अमेरिकन पॉपुलर कल्चर को दूर से देख रहे थे, एक दूरी से उसका एनालिसिस कर रहे थे। वो उस कल्चर का हिस्सा नहीं थे बल्कि उसके असर को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से वो दर्शक थे, खिलाड़ी नहीं। और यहीं से कहानी अटलांटिक पार करके पहुंचती है अमेरिका और यहाँ होता है एक जबरदस्त धमाका। देखिए, जहाँ ब्रिटेन में पॉप आर्ट एक एकेडमिक आइडिया था, अमेरिका में ये एक सनसनी बन गया। एंडी वॉरहॉल, रॉय लिचनस्टीन, जैस्पर जॉन्स, ये सब वो कलाकार थे जो उस कल्चर में जी रहे थे, सांस ले रहे थे, जिसका ब्रिटिश आर्टिस्ट सिर्फ दूर से अध्ययन कर रहे थे। ये लोग रोज एड्स, लोगोज और मास प्रोडक्शन की दुनिया के बीच रहते थे। जाहिर है इनका काम ज्यादा बोल्ड था, ज्यादा डायरेक्ट और ज्यादा एग्रेसिव था। और आर्ट वर्ल्ड में ये जो बड़ा बदलाव आ रहा था, इसका एक जीता जागता सबूत 1962 में न्यूयॉर्क में हुई न्यू रियलिस्ट्स एग्जीबिशन की ओपनिंग पर देखने को मिला। ये किस्सा बड़ा कमाल का है और दिखाता है कि हवा का रुख कैसे बदल रहा था। उस रात उस जमाने के बहुत बड़े रिस्पेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट विलियम डी कूनिंग को दरवाजे पर ही रोक दिया गया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। वहां मौजूद एक शख्स ने बाद में कहा, उस पल मुझे लगा आर्ट की दुनिया में यकीनन कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। सीधी सी बात है, नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को दरवाजा दिखा दिया था। खुद रॉय लिचनस्टीन ने इस पर कहा था, मेरा स्टाइल देखने में बिल्कुल अलग है, पर लाइनें खींचने का तरीका तो लगभग वही है। बस फर्क ये है कि मेरी लाइनें पोलाक या क्लाइन की तरह हाथ से लिखी हुई या कैलीग्राफिक नहीं लगती। मतलब ये एक सोची समझी कोशिश थी, एक नई इम्पर्सनल मैकेनिकल सी विजुअल लैंग्वेज बनाने की। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि पॉप आर्ट अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। पॉप आर्ट सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन में ही नहीं रुका, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। इसके आइडियाज पूरी दुनिया में फैले और हर जगह इसने अलग अलग रूप लिए। जैसे फ्रांस में इसे नूवो रियलिज्म कहा गया, जापान में गुटाई मूवमेंट का और यायोई कुसामा जैसे आर्टिस्ट इससे जुड़े। यहाँ तक कि रूस में भी इसका एक वर्जन आया जिसे सॉट साट कहते हैं।
और ये सब हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, जो लोगों से, मीम्स से, मास मीडिया से भरी पड़ी है, क्या ये कहा जा सकता है कि आखिरकार पॉप आर्ट का नजरिया ही जीत गया? क्या हम सब आज पॉप आर्ट की ही दुनिया में नहीं जी रहे? इस पर सोचिएगा जरूर।